हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेंट साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम सेल बायोलॉजी इस टॉपिक पर हम इस लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। और साथियों, इस लेक्चर में हमने 35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। और ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और वन बाई वन सारे क्वेश्चंस को कंडक्ट करते हैं। पर उन अपने सभी नए साथियों से जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उनसे आग्रह है कि यदि उन्हें वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं इस लेक्चर का। क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ द सेल, इट्स टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इट्स ऑर्गेनेल्स आर नोन एज। जो सेल है, सेल का स्टडी करना, और स्टडी करने में क्या, इसके टाइप्स को पढ़ना, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना, इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना और साथ साथ इसकी ऑर्गेनेल्स के बारे में जानना। ये सब हम किस में स्टडी करते हैं, कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं। तो सेल से संबंधित इन सब चीज़ों को हम कहाँ पर पढ़ते हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं कि इसको हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, यानी जीव विज्ञान में पढ़ते हैं। बी ऑप्शन है आपका, इसको सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। कोशिका से संबंधित कोशिका के प्रकार, कोशिका की संरचना, कोशिका के कार्य और कोशिका के विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग हैं, ऑर्गेनेल्स हैं, इन सब का स्टडी क्या कहलाता है। तो साथियों, इन सब का जो स्टडी होता है उसे हम सेल बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन ही आपका सही है, करेक्ट है। कोशिका जो जीव विज्ञान होती है, कोशिका जीव विज्ञान में हम कोशिका की प्रकार, कोशिका की संरचना, कोशिका के कार्य और इस साथ साथ इसकी जो विभिन्न प्रकार की जो कोशिकांग हैं यानी ऑर्गेनेल्स हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, इस लेक्चर का जो दूसरा क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हु डिस्कवर्ड द सेल इन 1965। 1965 में किसने कोशिका को खोजा। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे साथियों का इसका आंसर मालूम होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, बी ऑप्शन है आपको उसको स्वान ने इसको खोजा, सी ऑप्शन है टॉटम ने, या डी ऑप्शन है डीवेरी ने। तो साथियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ईजी टाइप का क्वेश्चन है। तो पहला ही ऑप्शन सही है। रॉबर्ट हुक ने 1965 में सेल यानी कोशिका के बारे में डिस्कवरी के बारे में खोजा। वैसे जो रॉबर्ट हुक ने 1965 में जो खोजा था सेल को, वो वास्तव में नॉन लिविंग सेल था। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, द सेल थियरी इज़ नॉट अप्लाइड फॉर। मतलब जो कोशिका सिद्धांत है, जिसको स्वान और स्लाइडन ने दिया था। स्लाइडन और स्वान जिन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के सेल थियरी यानी कोशिका सिद्धांत को प्रपोज किया था। तो सेल थियरी किस पर अप्लाइड नहीं होती है, किस पर प्रयोग नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन है एल्गी पर सेल थियरी नहीं काम करती है। बी ऑप्शन है कि वायरस यानी विषाणुओं पर सेल थियरी नहीं काम करती है। सी ऑप्शन है जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, इन पर सेल थियरी नहीं काम करती है। या डी ऑप्शन है फंजाई यानी जो कवक होते हैं, इन पर सेल थियरी नहीं काम करती है, अप्लाई नहीं होती है। तो साथियों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, जो कि सेल थियरी है। सेल थियरी, चूँकि जो वायरस की जो कोशिका होती है उसे हम कोशिका नहीं कहते हैं, चूँकि उसमें वास्तविक रूप से जो कोशिका के कैरेक्टर्स नहीं पाए जाते हैं। इसलिए वायरस का जो सेल होता है उसे हम सेल नहीं कहते हैं, क्योंकि वो सेल के जैसा बिहेव नहीं करता है। तो सेल थियरी केवल एक जो फंक्शनल सेल है, जो एक आइडियल सेल है, उसके लिए ही लागू होती है। तो इसमें अदर जो एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब पर लागू करेगा, लेकिन वायरस है इस पर ये थियरी लागू नहीं होगी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन बाय सेल थियरी। कह रहे हैं कि इनमें से कौन हैं जिन्होंने सेल थियरी को प्रपोज किया था, क्वाइंट किया था। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने तीसरे क्वेश्चन में इनको कवर भी किया था, मेंशन भी किया था। तो देखते हैं ऑप्शन। पहला वाटसन एंड क्रिक ने, तो वाटसन एंड क्रिक तो नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। बी ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक किस लिए फेमस है, हमने दूसरे क्वेश्चन में इसको कवर किया था कि रॉबर्ट हुक ने नॉन लिविंग सेल को खोजा था 1965 में। ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है आपका स्वान एंड स्लाइडन ने, और चौथा ऑप्शन है डार्विन एंड वेलिस ने। तो आपका तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्लाइडन और स्वान ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सेल थियरी यानी आपका कोशिका सिद्धांत को प्रपोज्ड किया था, कोशिका सिद्धांत को क्वाइंट किया था। तो आपका सी ऑप्शन स्लाइडन एंड स्वान या स्वान एंड स्लाइडन जो ऑप्शन दिया गया है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड। तो कोशिका की जो संरचना होती है, उसका जो संगठन होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है।
तो उसे साइटोलॉजी कहते हैं, उसे एंथोलॉजी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं या फिनोलॉजी कहते हैं। तो साथियों बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। तो सबको पता है कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी में स्ट्रक्चर और इसकी कंपोजिशन को हम पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, तो इसको हम साइटोलॉजी में पढ़ेंगे, कोशिका विज्ञान में पढ़ेंगे। बाकी जो अदर ब्रांचेज हैं ये कौन कौन सी ब्रांचेज हैं इसके बारे में आप हमें बताइए। एंथोलॉजी क्या है, इकोलॉजी क्या है और फिनोलॉजी क्या है। मुझे लगता है कि एंथोलॉजी भी आपको पता होगा, इकोलॉजी भी पता होगा। आप हमें फिनोलॉजी के बारे में बताइए, जो डी ऑप्शन है आपका फिनोलॉजी। फिनोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831? 1831 में किसने केंद्रक को खोजा? तो साथियों ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने केंद्रक नहीं बल्कि कोशिका को खोजा था, तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है, गलत ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन ने, सी ऑप्शन है रुडोल्फ वर्सो ने, या डी ऑप्शन है आपका टी स्वान ने। तो साथियों स्वान जो जिसके लिए फेमस थे, स्वान और स्लाइडन, ये सेल थियरी से संबंधित थे, तो इसको भी हम कट कर दें। अब 2 ऑप्शन बचे हैं आपके, रॉबर्ट ब्राउन और रुडोल्फ वर्सो। तो रुडोल्फ वर्सो और ब्राउन में ये क्वेश्चन हमारा अटक रहा है, फंस रहा है। तो वैसे सबको पता होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस यानी केंद्र को खोजा था, और साथ साथ रॉबर्ट ब्राउन एक और अपने कार्य के लिए फेमस हैं, ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा ये फेमस रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7। द एलिमेंट्स दैट्स प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म? कौन कौन से तत्व हैं जो प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य में पाए जाते हैं? तो जीव द्रव्य में पाए जाने वाले कौन कौन से तत्व हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन तो पाए जाते हैं, इसके साथ साथ और भी चीज़ें पाई जाती हैं। बी ऑप्शन है कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, या डी ऑप्शन है हीलियम कार्बन और ऑक्सीजन। तो साथियों बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मेनली जो प्रोटोप्लाज्म है, जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में मुख्यतः कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में मुख्यतः जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को कवर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट है, फिर से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज absent इन एनिमल सेल्स बट प्रेजेंट इन ए प्लांट सेल? तो इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो कि आपका एनिमल सेल में एब्सेंट होता है लेकिन आपका जो प्लांट सेल होती है उसमें प्रेजेंट होता है? ऑप्शन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एनिमल सेल में एब्सेंट होने की बात कर रहा है, तो एनिमल सेल में कौन नहीं पाया जाता है और प्लांट सेल में पाया जाता है? तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, वैक्यूल्स होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म, वैक्यूल और माइटोकॉन्ड्रिया तो पाए जाते हैं, लेकिन जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। एनिमल सेल में सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे मूव कर दें, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन है सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ? जो सेल वॉल होता है मुख्यतः किससे बना होता है? तो साथियों ये सेल वॉल जो होता है ये मुख्य रूप से जो है आपका सेलुलोज का बना होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे विद्यार्थियों को पता भी होगा कि सेल वॉल की जब बात करते हैं तो सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट है, जो उसका मेन जो संगठक है वो सेलुलोज है। सी ऑप्शन, सेलुलोज एक प्रकार का क्या है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 10। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स? इनमें से कौन सा कोशिकांग है जिसे हम पाचन बैग के नाम से जानते हैं, जो पाचन थैले के नाम से जाना जाता है? तो पाचक थैले के रूप में कौन जाना जाता है? तो न्यूक्लियस जाना जाता है। नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। बी ऑप्शन आपका लाइसोसोम जाना जाता है, या सी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, या डी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस होता है इसका, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल कहते हैं। आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। लाइसोसोम जो होता है ये डाइजेस्टिव बैग के नाम से जाता है, इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो बी ऑप्शन लाइसोसोम को हम सेल का जो है आपका सेल के कोशिकांगों का हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग कहते हैं, पाचक थैला कह सकते हैं, लाइसोसोम। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 11। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए? इनमें से कौन सा कोशिकांग है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता? तो हमने इसको कई बार बच्चों को बताया है क्लासेस में कि डीएनए मुख्यतः न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो न्यूक्लियर डीएनए है,
इसके साथ साथ जो है आपका जो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म में 2 ऐसे कोशिकांग हैं जहाँ पर पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तब देख लेते हैं न्यूक्लियस में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त और कुछ है क्या ऑप्शन में। तो साथियों इसमें न्यूक्लियस है ये आपका, और क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और लाइसोसोम जो है आपका, लाइसोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता। तो आपका पहला ऑप्शन लाइसोसोम सही हो जाएगा। लाइसोसोम जो होता है जिसे लैन काय कहते हैं, लाइसोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12th। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसको हमने अभी 10वें क्वेश्चन में कंडक्ट किया था। तो हमने बताया था कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, कोशिका का विद्युत ग्रह किसे कहा जाता है। तो साथियों ऑप्शन देखते हैं, न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को तो नहीं कहते हैं। बी लाइसोसोम, ये तो आपका डाइस्टोबैक कहलाता है। सी क्लोरोप्लास्ट, ये तो किचन ऑफ द सेल कहते हैं इसे। या डी ऑप्शन आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। माइटोकॉन्ड्रिया को किसके द्वारा खोजा गया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो डिस्कवरर हैं वो हैं आपका अल्टमान, सबको पता है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। जीई पलाडे एंड स्वार्ट्स या रॉबर्ट ब्राउन, ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट ऑप्शन नहीं हैं। तो बी ऑप्शन आपका अल्टमान जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इन्वेंशन से, माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी से रिलेटेड है। तो बी अल्टमान करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन आरएनए। इनमें से कौन सा कोशिकांग है जिसमें आरएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। प्लास्टिड की बात करें तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। लाइसोसोम की बात करें तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लियो का मतलब आपका न्यूक्लिक एसिड, तो आरएनए भी एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड के रूप में इसमें आरएनए होता है प्लस प्रोटीन होते हैं। तो आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है राइबोसोम। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो राइबोसोम होते हैं वो आरएनए प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, तो अर्थात उसमें आरएनए पाया जाता है। तो जो राइबोसोम है, राइबोसोम में आरएनए पाया जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइट ऑफ राइबोसोम इन ए लिविंग सेल। एक जो जीवित कोशिका होती है उसमें राइबोसोम कहाँ पर पाया जाता है, राइबोसोम का साइट क्या होता है, राइबोसोम किस स्थान पर होता है। तो ये लिविंग सेल की बात कर रहा है, इसने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म्स नहीं यूज किए हैं। तो प्राक केंद्र की या सुकेंद्र की कोशिकाओं के बारे में इन्होंने नहीं पूछा है। अगर इस टाइप से इन्होंने क्वेश्चन किया होता तो हमारा जो ऑप्शन हो जाता वो शायद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता। लेकिन उन्होंने केवल लिविंग सेल की बात करी है, वो दोनों में आ जाएगा, प्रोकैरियोटिक भी और यूकैरियोटिक भी दोनों में आ जाएगा। तब ऐसे कंडीशंस में जो न्यूक्लियोलस है केंद्रिका, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो केंद्रिका होती है, केंद्रिका में जो है आपका राइबोसोम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका, केंद्रिका में राइबोसोम पाया जाता है, यानी राइबोसोम जो है आपका केंद्रिका में, न्यूक्लियोलस में देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए सेल विद इन ए सेल। इनमें से कौन सा जो एक कोशिकांग है जिसे हम कोशिका के अंदर कोशिका नाम से जानते हैं, ऐसी संज्ञा दी जाती है, ऐसा हम कंसिडर करते हैं, मानते हैं, कोशिका के अंदर कोशिका जैसे कह देते हैं। तो साथियों सबको पता है जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें कई सारे उसके डुप्लेक्स होते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काय जो होता है, गोल्जी काय में कई सारी बॉडीज़ पाई जाती हैं। तो ऐसा मान लिया जाता है कोशिका के अंदर उसको कोशिका नाम की संज्ञा दे देते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट है नहीं, ना तो राइबोसोम है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है। जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉय या गोल्जी कॉडी, सॉरी गोल्जी जो कॉय है, गोल्जी बॉडी को हम कोशिका के अंदर कोशिका संज्ञा से संबोधित करते हैं। कोशिका के अंदर कोशिका कह देते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स बट नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। इनमें कौन है जो कि एनिमल सेल में तो पाया जाता है लेकिन पौधों की कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो साथियों अभी हमने बताया था कि अभी हमने इसी टाइप से क्वेश्चंस को कवर किया था। तो उसमें हमने कहा था कि कौन है जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है कि प्लांट सेल में पाया जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो उसमें हमने सेल वॉल को हमने टिक किया था, सेल वॉल को सही किया था। सेल वॉल जो है प्लांट सेल में पाया जाता है, जंतुओं की कोशिका में नहीं पाया जाता। अब इसमें कह रहा है कि जंतुओं की कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन पौधों की कोशिका में नहीं पाया जाता। तो साथियों बात करें प्लास्टिड की, तो प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है। ये तो आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं हो जाएगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स आपका प्लांट सेल में पाया जाता है। ये कह रहा है कौन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस भी आपका प्लांट सेल में पाया जाता है। और बात करें सेंट्रोसोम की, तो ये सेंट्रोसोम आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सेंट्रोसोम जो है मेनली एनिमल सेल्स में पाया जाता है, प्लांट सेल्स में रेयरली कभी कभी एक्सेप्शन के रूप में पाया जाता है।
तो सेंट्रोसोम आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। जो सेंट्रोसोम यानी जो तारक के केंद्र होते हैं, सॉरी तारक काय बोलेंगे इसे, जो तारक काय होते हैं यानी जो सेंट्रोसोम होते हैं, ये मेनली एनिमल सेल्स में देखे जाते हैं, एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 18, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। इनमें से कौन सा जो कोशिकांग है जो पौधों की कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन जंतुओं की कोशिका में अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। तो ये बात कर रहा है कौन इसमें एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। तो हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस आपका प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है, तो आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। वैक्यूल की बात करें तो वैक्यूल भी आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों पाए जाते हैं। अब बात यह है कि जो प्लांट सेल होती है उसमें जो रिक्तिकाएँ होती हैं थोड़ी सी बड़े साइज़ की होती हैं, और एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स यानी रिक्तिकाएँ होती हैं वो थोड़े छोटे साइज़ की होती हैं। बात करें क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड की, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और साइटोप्लास्ट की बात करें तो साइटोप्लास्ट भी आपका पौधों और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड ये केवल पौधों में पाया जाता है जबकि जंतुओं में नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बट अबाउट क्रोमोसोम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यानी कथन जो है क्रोमोसोम से संबंधित है और सत्य है। तो साथियों देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। क्रोमोसोम आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। जो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होते हैं वो केंद्र के अंदर पाए जाते हैं, तो सही है भाई। इट कंटेन्स जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस आर ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। क्या कह रहा है कि इसमें जो जीन्स होते हैं और जो जीन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं वंशागति में, अर्थात कैरेक्टर्स को, लक्षणों को उनके जनकों से उनकी अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने में सहायक होते हैं। तो ये भी सही है आपका ऑप्शन। सी ऑप्शन है आपका। इट इज़ मेड अप ऑफ द डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल एंड प्रोटीन। ये जो है आपका डीएनए और क्रोमैटिन, डीएनए से बना होता है जो कि आपका क्रोमैटिन मटेरियल और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। ऑल ऑफ द, अब तो कह सकते हैं कि इसमें सारे के सारे जो स्टेटमेंट हैं वो सब सही हैं, तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं वो सही हैं, तो हम डी ऑप्शन को करेक्ट मान लेंगे कि ऑल ऑफ द आपका ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। इनमें कौन सा जो कोशिकांग है जो एकल कला का बना हुआ है, मतलब केवल उसमें एक मेम्ब्रेन है, मतलब उसमें केवल सिंगल मेम्ब्रेन है, न तो उसमें आउटर और इनर इस टाइप से कोई डिवीज़न नहीं है। सिंगल मेम्ब्रेन कौन वाला जो है, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड, एकक कला से घिरा हुआ कौन सा कोशिकांग है। तो साथियों देखते हैं, वैक्यूल्स, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल ऑफ दिस। तो साथियों उसमें वैक्यूल्स भी है। वैक्यूल यानी रिक्तिकाओं में भी आपका सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है। गोल्जी अपरेटस की बात करें तो इसमें भी सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी आपका सिंगल मेम्ब्रेन है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज, इनमें से जो भी ऊपर के तीन हैं सब के सब में पाया जाता है सिंगल मेम्ब्रेन, तो हम डी ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन मान लेंगे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज एब्सेंट इन प्लांट सेल बट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। मतलब इनमें से कौन सा जो है आपका प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, प्लांट सेल में कौन नहीं पाया जाता है। तो साथियों न्यूक्लियस प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडीज़ एंड प्लास्टिड। इसी टाइप से एक क्वेश्चन अभी ऊपर था, सेम इसी क्वेश्चंस को इसने जो है दूसरी तरीके से इसको फोल्ड करके यहाँ पर बताया हुआ है। उसमें उसने कहा था कि एनिमल सेल में कौन सा कोशिकांग है जो एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, या इस टाइप से कहा था कि इसमें से कौन सा कोशिकांग है जो पौधों की कोशिका में नहीं पाया जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन को किया था, तो उसका ऑप्शन आपका सेंट्रोसोम ही होगा। सेंट्रोसोम यानी जो तारक केंद्र होते हैं, तारक केंद्र यानी सेंट्रोसोम, ये पौधों की कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। बाकी सारे के सारे जो है आपके न्यूक्लियस की बात करें, गोल्जी बॉडी की बात करें, प्लास्टिड की बात करें, ये सब के सब जो है आपका पाए जाते हैं पौधों की कोशिका में। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। इनमें से कौन सा जो कोशिकांग है जो दोहरी कला से घिरी हुई कोशिकांग नहीं। इसमें कौन सा कोशिकांग है जो दोहरी कला से घिरा कोशिकांग नहीं है, जिसमें डबल मेम्ब्रेन ना पाई जाती हूँ, ऐसा कौन सा कोशिकांग है। मीन्स कहने का मतलब है कि इसमें कौन सा कोशिकांग है जो सिंगल मेम्ब्रेन वाला है, जिसमें डबल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। तो साथियों अभी हमने एक क्वेश्चन ऊपर कवर किया था जिसमें सारे के सारे जो ऑप्शन थे वो सही थे।
तो जैसे कि क्लोरोप्लास्ट की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल ऑफ द अबव, तो उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, आपको अगर याद हो ऑप्शन, उसमें था आपका वैक्यूल था और उसमें था गोल्जी बॉडी, तो उसमें हमने कह दिया था ऑल ऑफ अबव, यानी सारे ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर भी देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ये सिंगल स्टैंड है, सॉरी सिंगल स्टैंड नहीं कह सकते, इसे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। बाकी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, इसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो आपका जो सी ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 23। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गोल्जी बॉडी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो गोल्जी बॉडी से संबंधित है। तो गोल्जी बॉडी कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन है इट इज़ ए सैक लाइक ऑर्गेनली, यह एक थैलीनुमा कोशिकांग होता है, सही है, पहला ऑप्शन सही है। इट इज़ लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, यह न्यूक्लियस के पास में स्थित होता है, तो ये भी ऑप्शन सही कह सकते हैं। इट हेल्प्स इन कैरिंग द पार्टिकल्स थ्रू द सेल, यह जो है आपका कणों को पूरे कोशिका में कैरी करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायक होता है, बहुत सही, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो हम डी ऑप्शन कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द, इनमें से जो ऊपर की जितने भी तीनों ऑप्शंस हैं वो सब सही हैं, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताते हैं, सारे ऑप्शंस सही हैं। तो हम आप डी ऑप्शन को करेक्ट मान लेंगे कि ऊपर की जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो सही हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित। आगे चलें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनली, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है, मतलब इन जो ऊपर जो नीचे दिए गए हैं स्टेटमेंट्स, तो न्यूक्लियस से संबंधित जो स्टेटमेंट्स हैं कौन सा सही है। तो देखते हैं, न्यूक्लियस इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, जो न्यूक्लियस होता है केंद्रक, ये पराग केंद्र की कोशिकाओं में नहीं होता है, सही है, ये भी पहला ऑप्शन सही है। द चीफ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस आर क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलस, कह रहा है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो मुख्य जो संगठक होता है वो है आपका क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। क्रोमैटिन और केंद्रिका ये जो है केंद्रक के मुख्य घटक होते हैं, ये भी आपका ऑप्शन सही है। इट कंटेन्स डीएनए एंड अदर जेनेटिक मटेरियल, इसमें डीएनए या अन्य कोई जो है आपका अनुवांशिक पदार्थ होता है, ऑप्शन ये भी सही है। और डी आपका ऑल ऑफ द एब, तो न्यूक्लियस से संबंधित जो भी स्टेटमेंट हैं वो सारे के सारे सही हैं, तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन संश्लेषण की साइट के रूप में जाना जाता है, मतलब किस कोशिकांग पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो ऑप्शन पहला है राइबोसोम पर, बी ऑप्शन है लाइसोसोम पर, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया पर, या डी ऑप्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर। तो सबको पता है कि जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस के बाइंडिंग साइट होते हैं, उनके निर्माण स्थल होते हैं, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के साइट्स होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 26। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सेल्स इज प्रेजेंट इन द प्लांट बाई विच दे आर एबल टू मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा कोशिकांग है जो पौधों की कोशिका में पाया जाता है और जिसकी उपस्थिति में पौधे जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से बनाने में सफल होते हैं, योग्य होते हैं। तो साथियों देखते हैं ऑप्शन कि कौन सा कोशिकांग है जिसके माध्यम से भी प्रकाश संश्लेषण नामक क्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ऑप्शन है पहला सेंट्रियोल, बी ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, सी ऑप्शन है सेंट्रोसोम, डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो साथियों जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिन्हें आप कहते हैं आप हरित लवक बोलते हैं, हरित लवक ऐसे कोशिकांग होते हैं, ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके माध्यम से फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और भोजन का निर्माण होता है ग्लूकोज के रूप में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27। व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की क्रियात्मक इकाई क्या होती है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग टाइप का है कि क्रोमोसोम की फंक्शनल यूनिट क्या है, तो बहुत सारे बच्चे डीएनए को उसमें टिक कर देंगे, गलत है। जो फंक्शनल यूनिट की बात करें तो फंक्शनल यूनिट के रूप में जीन माना जाता है, जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्रोमोसोम की जो फंक्शनल यूनिट है, जो क्रियात्मक इकाई है, वो है जीन, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित जो स्टेटमेंट है वो सही है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स डीएनए, सही है भाई। इट इज़ रॉड शेप्ड, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम फूड न्यूक्लियस इनटू यूजेबल एनर्जी एंड स्टोर्ड एज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो जितने भी ऑप्शन हैं वो सब सही हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा
कि ऊपर की जो भी स्टेटमेंट हैं सब के सब सही है कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी होता है, ये रॉड शेप्ड होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी को जो कि फूड मटेरियल में होती है उसको कन्वर्ट करके एटीपी का निर्माण करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। सारे के सारे जो है ऑप्शन, सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इज़, जो एक सामान्य जो है मानव होता है उसमें कुल जो है गुणसूत्र संख्या कितनी पाई जाती है। तो साथियों सबको पता है, सबसे आसान क्वेश्चन है, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक जो सामान्य जो मानव होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, यानी आपका 46। आगे चलें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 30। पिगमेंट्स कंटेनिंग बॉडीज दैट आर बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड। कह रहे हैं कि पिगमेंट्स को कंटेन करने वाली जो बॉडीज़ होती हैं, यानी जो काय होती हैं, जो जिन्हें ऑर्गेनल्स कह सकते हो, दैट आर बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन्स आर कॉल्ड, जो कि कलाओं के द्वारा घिरी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। वो कौन से ऐसी कला से घिरी हुई संरचनाएं होती हैं या काय होती हैं जो पिगमेंट्स को कंटेन किए होते हैं, जिनमें पिगमेंट्स होता है, कलर होता है। तो क्लोरोफिल होता है क्या, प्लास्टिड होता है, या क्लोरोप्लास्ट होता है, या हीमोग्लोबिन होता है। तो प्लास्टिड बताएंगे, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्लास्टिड के भी 3 टाइप्स हैं, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। तो इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट है उसमें आपका क्लोरोफिल आ जाएगा, एंड क्लोरोप्लास्ट इसने दिया ही है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट आ सकता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 31। फूड सब्सटेंस, एक मिनट। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 31। फूड सब्सटेंस आर डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका पाचन होता है एंजाइम्स के माध्यम से। वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो साथियों वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं, कि लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं, कि राइबोसोम में प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन ऊपर जो है कनेक्ट किया हुआ है। तो हमने बताया था कि जो लाइसोसोम होते हैं वो डाइजेस्टिव बैग्स के रूप में जाने जाते हैं। तो उसमें लाइसोसोम आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लाइसोसोम आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। लाइसोसोम में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि खाद्य पदार्थों को डाइजेस्ट करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 32। एक क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड, एक क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए का बना होता है, और उसमें दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है, जीन होता है क्या, लिपिड्स होता है, या प्रोटीन होता है, या कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो डीएनए और प्रोटीन में 2 प्रकार की प्रोटीन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है डीएनए को और प्रोटीन को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्रोमोसोम आपका डीएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 33। तो गोल्जी एपरेटस आर सिंपली गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो कह रहे हैं कि जो गोल्जी एपरेटस होता है, जिसे सामान्य रूप से गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, किसके निर्माण से संबंधित होता है। तो क्या ये क्रोमेटिन बनाता है, या लाइसोसोम एंड पेरोक्सिसोम बनाता है, डीएनए बनाता है, या राइबोसोम बनाता है। तो साथियों जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, तो पहली बात तो ये क्रोमेटिन बनाएगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। डीएनए का भी संश्लेषण नहीं करेगा, राइबोसोम भी नहीं बनाएगा। तो ये लाइसोसोम और पेरोक्सिसोम के फॉर्मेशन में सहयोग करता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलें, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका 34। द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसके ट्रांसपोर्टेशन में, किसके रूपांतरण में और किसके पैकेजिंग में के लिए जिम्मेदार होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या डीएनए का करता है ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग या पैकेजिंग? नहीं, वही गलत है। आरएनए का करता है, ये भी गलत है। प्रोटीन एंड लिपिड्स का करता है, या नॉन ऑफ दिस। तो साथियों आपका सी ऑप्शन सही है। प्रोटीन और लिपिड्स के ट्रांसपोर्टेशन में, इनकी मॉडिफिकेशन में और इनकी पैकेजिंग में गोल्जी कॉम्प्लेक्स का रोल होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अब साथियों हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर का ये लास्ट जो है क्वेश्चंस। तो 35th क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। तो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी इज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो जो ह्यूमन की जो बॉडी होती है उसमें जो विशिष्टकृत जो यानी स्पेशल टाइप के जो सेल्स होते हैं उनकी कितनी संख्या होती है। ह्यूमन बॉडी में, मानव के शरीर में स्पेशलाइज्ड सेल की संख्या क्या होती है, प्रायः कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो साथियों वो 300 टाइप्स के होते हैं, 250 टाइप्स के होते हैं, 200 टाइप्स के होते हैं, या 210 टाइप्स के होते हैं।
तो साथियों इसमें आपका ऑप्शन जो सी है करेक्ट ऑप्शन है। लगभग 200 प्रकार की विशिष्टकृत यानी स्पेशलाइज्ड सेल्स ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। तो साथियों ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि सेल बायोलॉजी से बेस्ड था। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप हमें अपने सुझाव या फीडबैक जरूर दीजिए। जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक ऐसे लेक्चर्स को देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।